स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आपने हमारी इस सीरीज़ में जो हम करते हैं आपके लिए बहुत से केसेस भारत के लाते हैं ऐसे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपने इस सीरीज़ में कई सारे केसेस के बारे में हमसे डिटेल एनालिसिस सुनी। कई सारे हमने आपको केसेस की इनसाइड स्टोरीज़ बताई, जैसे जो अजमेर का 1992 सेक्स स्कैंडल था उसके बारे में बताया आपको सहारा स्कैम के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस बताई। बिहार का कोरबा कांड हुआ था वो बताया, निठारी कांड हुआ था दिल्ली का वो बताया, नोएडा का। साथ में आपको कई सारे ऐसे केसेस हम लगातार बताते आते हैं, लेकिन आज जो जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये केस है बिल्किस बानो केस। ये वो केस जिसमें गुजरात दंगों की एक भयानक तस्वीर आपको दिखेगी, एक भयानक सच्चाई आपके सामने प्रकट होगी। और ये वो सच्चाई है जो कि उस दिन हुआ था एक महिला के साथ, एक 21 साल की महिला के साथ में। 22 साल करीबन उस महिला ने जो अपना केस लड़ती रही, किस तरह से उसका ये सफ़र रहा है आज आपको पता चलने वाला है। और सब कुछ बात करने वाले हैं आज कि कब, कैसे, क्या हुआ था। किस तरह से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो गुजरात पुलिस ने गलत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई थी। इसके बाद में किस तरह से अदालत की जो सुनवाई थी उसको टाला गया। अदालत की सुनवाई कितने समय तक आगे बढ़ती रही, क्या उसमें मोड़ आए, क्यों गुजरात से उसको महाराष्ट्र अदालत में शिफ्ट करना पड़ा सुनवाई को। ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपके, आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के केस की। तो साल था 2002 और राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद जो विवाद था, जो सालों साल लंबा एक विवाद चला हुआ आ रहा था, तो 2002 में ये विवाद बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका था। और इसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पे कि जो VHP विश्व हिंदू परिषद थी, उन्होंने मंदिर निर्माण की यहाँ पे घोषणा कर दी थी। इस साल में मंदिर निर्माण की घोषणा की जाती है और कार सेवकों को पूरे भारत भर से, भारत के अलग अलग हिस्सों से, राज्यों से कार सेवकों को अयोध्या बुलाया जाता है। तारीख रखी गई थी 27 फरवरी 2002। अब जब कर सेवा करने के बाद में ये जो श्रद्धालु थे, जो सारे कार सेवक थे, जो हिंदू तीर्थ यात्री थे, जो लोग थे, वो जब वापस आ रहे थे ट्रेन में, तो इसके बाद हुआ क्या कि 27 फरवरी 2002 का वो दिन था। ट्रेन में सवार होकर ये लोग वापस आ रहे थे। साबरमती ट्रेन जो थी वो अहमदाबाद की ओर जा रही थी और जो गुजरात का गोधरा है वहाँ से ये ट्रेन बस निकली ही थी। इतने में होता क्या है कि इस ट्रेन को, जो अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस निकली गोधरा से, किसी ने यहाँ पे इस ट्रेन की चेन खींच दी। और जब चेन खींच दी तो ये ट्रेन जब रुक जाती है, अचानक से लोगों ने सोचा कि ये ट्रेन रुकी क्यों है। कुछ ही मिनटों के अंदर इस ट्रेन के ऊपर, एक स्पेसिफिक बोगी के ऊपर पथराव होने लगता है, बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंके जाने लगते हैं और इसके बाद में कुछ लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं और बहुत वहाँ पे खून खराबा शुरू हो जाता है। और उसके बाद में इस ट्रेन में आग लगा दी जाती है। ट्रेन के अंदर आगजनी कर दी गई। ट्रेन के डिब्बे में, एक स्पेसिफिक डिब्बे में आग लगा दी गई, कुछ और डिब्बों में आग लगी थी। और इसके बाद में जो अंदर जो हिंदू श्रद्धालु थे, जो कार सेवक थे, जो कर सेवा करके अयोध्या से लौट रहे थे, उन 59 हिंदू कर सेवकों की यहाँ पे मौत हो जाती है। जलकर उनकी यहाँ पे मौत हो गई। जैसे ही ये घटना हुई, इसके बाद पूरे गुजरात में, पूरे प्रदेश भर में सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल वायलेंस यहाँ पे शुरू हो गया हिंदू मुसलमानों के बीच में। बुरी तरह से, एक तरह से आप कहेंगे कि बहुत बड़ी जो हिंसा थी उसका इस पूरे दंगे ने यहाँ पे रूप ले लिया और ये गुजरात दंगों के नाम से आप इसको जानते हैं। गुजरात दंगे जब यहाँ पे शुरू हुए, इसमें सैकड़ों लोगों की यहाँ पे मौत हुई, कई सारे लोग यहाँ पे घायल हुए। और इसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि इस इतने हालात जो बिगड़ चुके थे उनको काबू पाने के लिए उनके ऊपर सेना को यहाँ पे बुलाना पड़ा। अब जो ये दिन था जिस दिन ये घटना हुई थी, 27 फरवरी 2002, उस दिन का ये बताया जाता है कि जब ये हिंसा हुई तब गुजरात के दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में एक महिला थी, 21 साल की, बिल्किस बानो, जो कि अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहा करती थी। 21 साल की ये लड़की थी, अपने परिवार के साथ रहती थी, शादी हो चुकी थी। और जैसे ये हिंसा जब भड़की है पूरे गुजरात में, प्रदेश में, तो बिल्किस बानो जिस गांव में रहती थी राधिकपुर में, तो वहाँ पे क्योंकि पिछली ईद पे, जो कुछ दिन पहले ही 23 फरवरी को जो ईद आई थी, उस दिन भी उनके गांव में कहीं पे कुछ हिंसा हुई थी, थोड़ी आगजनी हुई थी और लूटपाट जो थी वो हुई थी। इसको देखते हुए, और दंगे भड़क रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये देखते हुए बिल्किस बानो के परिवार ने यहाँ से भागने का फैसला किया अपने गाँव से। ये लोग अपने गाँव से भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि बिल्किस बानो अपनी जो 3.5 साल की उसकी बेटी थी सालेहा, उसको लेके, अपने परिवार के करीबन 15 लोगों को लेकर और बाकी राधिकपुर गांव के जो और लोग उनके साथ में थे, ऐसे करीबन 17 लोग टोटल थे, जो कि इस गांव से भाग जाते हैं। अब इस बीच आपको बता दें कि बिल्किस बानो जो थी, जो 21 साल की महिला थी, शादी हो चुकी थी और वो इस समय 5 महीने प्रेग्नेंट थी। मतलब
5 महीने की गर्भवती भी थी वो। 28 फरवरी का अगला दिन था जब ये लोग यहाँ से अपने गांव से भागते हैं। दंगे भड़क रहे थे पूरे गुजरात के अंदर। अब ये जब यहाँ से भागे, इसके बाद 2 दिन तक ये लोग अलग अलग जगह पे छुपते रहे, भागते रहे, लेकिन 3 मार्च का दिन आता है, 3 मार्च 2002। 3 मार्च को ये जो परिवार था और जितने लोग थे जो भागे थे राधिकपुर गांव से, ये लोग छप्पड़वाड़ एक गांव है वहाँ पे पहुँचते हैं। और छप्पड़वाड़ गांव में छुपने के बाद में ये लोग एक अगला जो गांव आता है पनीवेला, तो पनीवेला की तरफ जाते हुए जो एक कच्चा रास्ता जाता है वहाँ पे एक खेत के पास में छुप जाते हैं। जैसे ये वहाँ पे छुपे हुए थे तो ये बताया जाता है, जो बाद में चार्जशीट में भी आया, सीबीआई ने भी जो इंक्वायरी की उसके बाद भी सामने आया, कि करीबन राधिकपुर गांव के 11 ऐसे लोग थे जो कि एक भीड़ में शामिल थे, और वो भीड़ थी करीबन 20 से 30 लोगों की। 20 से 30 लोग जिनके हाथों में हंसिए, तलवार, फावड़े, लाठियां, ये सब कुछ थे। और इस भीड़ ने आके बिल्किस बानो और उसके पूरे परिवार के ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया। हमले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है। उन 7 लोगों को मार दिया गया। हर तरफ एक तरह से खून खराबा मचा हुआ था। बिल्किस जो इस समय 5 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। यहाँ पे उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उनकी माँ के साथ, उनकी चचेरी बहन के साथ, और बताया जाता है 2 और ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ में दुष्कर्म वहाँ पे किया गया। इसके बाद में जो बाकी महिलाएं थीं उनको मार दिया गया। बिल्किस बानो को भी बुरी तरह मारा गया था यहाँ पे। जो उनकी 3.5 साल की जो उनकी बेटी थी सालेहा, बताते हैं जो रिपोर्ट में भी आया कि उन्हें पत्थर के ऊपर पटक कर उस बच्ची को यहाँ पे इन लोगों ने मार दिया। इसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम में बिल्किस की चचेरी बहन, उनका 2 दिन का जो एक बच्चा था वो, चाचा चाची, अन्य चचेरे भाई बहन और जितने उनके परिवार के लोग थे, उन सब की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। करीबन जो 17 लोग राधिकपुर गांव से निकले थे उस दिन, जो भागे थे 28 फरवरी के दिन, उन 17 लोगों में से 8 लोगों के शव यहाँ पे बरामद हो गए थे। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज लेकर आया, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपने कोर्सेज़ को ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ पे कई अच्छा स्टडी मटेरियल, कई अच्छे फैकल्टीज़ के साथ दिया जाता है, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और आपको यहाँ पे जो भारी डिस्काउंट अगर लेना है तो यहाँ पे आप एक कोड लगा सकते हैं, VJ लाइव, जो आपका कोड है ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। VJ लाइव को लगाते ही आपको जो अफोर्डेबल रेट्स हैं उन पे भी और बड़ा डिस्काउंट मिलता है। अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे VJ लाइव कोड लगाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। ये जो हमला हुआ था बिल्किस बानो के परिवार पर पनीवेला गांव के उस खेत में जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे, इस हमले में सभी लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे, कुछ की जान चली गई थी, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन इस पूरे हमले में सिर्फ बिल्किस बानो थी, एक आदमी था उनके परिवार का, और एक 3 साल का लड़का था, एक छोटा सा बच्चा था, जो कि यहाँ पे बच गए थे। इसके बाद हुआ क्या कि जब क्योंकि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, और इसके बाद में जब यहाँ पे थोड़ा शांत हुआ माहौल, जब ये जो हमलावर थे जो ये जब वापस चले गए, इसके बाद करीबन 3 घंटे बाद बिल्किस को होश आता है। उस एरिया में जो कुछ आदिवासी फैमिलीज़ रहती थीं, जो आदिवासी परिवार रहते थे, उनके पास जाके वहाँ की महिलाओं से बिल्किस ने अपने लिए कपड़े लिए, उन्होंने उन्हें कपड़े दिए। उसके बाद में अगला दिन आता है और अगले दिन बिल्किस की मुलाकात उनके परिवार के जो एक आदमी बचा था, उनकी मुलाकात एक होमगार्ड से होती है जो उसी एरिया में रहता था। उस होमगार्ड ने यहाँ पे बिल्किस के साथ में उनकी मदद की। बिल्किस को लेके वो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन गए, और लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे जो हेड कांस्टेबल थे उस समय, सोमाभाई गोरी जो हेड कांस्टेबल थे, उनके पास में जाके इन लोगों ने इस पूरे मामले के बारे में बताया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने जो आगे बताया है, जो उन्होंने अपनी चार्जशीट, जो अपनी रिपोर्ट पूरी पेश की थी कोर्ट के सामने, सीबीआई ने ये बताया कि सोमाभाई गोरी जो हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने शिकायत जो थी वो बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के उसको दर्ज किया था। उन्होंने जो अहम जो फैक्ट थे, जो प्रूफ थे, तथ्य थे, उनको लिखा ही नहीं था उस एफआईआर में। एफआईआर लिखी गई लेकिन उसमें तथ्य नहीं बताए गए। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि बिल्किस के साथ में दुष्कर्म हुआ था, इसका भी मेंशन नहीं था। आरोपियों के नाम ये नहीं बताए गए, जबकि यहाँ पे बताया जाता है कि बिल्किस बानो ने 12 आरोपियों को पहचाना था जो कि राधिकपुर गांव से ही थे। ये सारी चीज़ें उस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, उस इनिशियल जो एफआईआर जो पहली थी, उसमें नहीं लिखा गया। अगला दिन आता है 5 मार्च का,
और बिल्किस बानो को यहाँ पे अब गोधरा रिलीफ कैंप में ले जाया जाता है। गोधरा रिलीफ कैंप को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे NHRC ने एक बहुत ही बड़ा एक अहम रोल निभाया है इस पूरे बिल्किस बानो केस के अंदर, सपोर्ट करने के लिए बिल्किस बानो को, साथ में उनके लड़ने के लिए पूरी लड़ाई इंसाफ की। गोधरा रिलीफ कैंप में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS वर्मा, उनकी मुलाकात होती है बिल्किस बानो से। बिल्किस बानो से वो मिले, इसके बाद आगे जाके इस केस में NHRC ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बिल्किस बानो को, उनको सीनियर एडवोकेट दिलवाने में, उनको पूरे लीगल बैटल में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में खुद को डिफेंड कर पाएँ। तो इसके लिए भी NHRC ने बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले किया है। गोधरा राज शिविर में इसके बाद उस रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो को यहाँ पे उनकी जो मेडिकल जांच थी उसके लिए अब उनको आगे ले जाया जाता है। एक जो शासकीय अस्पताल था, हॉस्पिटल था, उसमें ले जाया गया। उनका वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के आदेश उस समय के जो पंचमहल के कलेक्टर थे जयंत रवि, तो जयंती रवि ने यहाँ पे आदेश दिए थे। तब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे उन्होंने यहाँ पे बिल्किस का स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड किया और इसके बाद पुलिस की जो जांच थी उसको शुरू किया जाता है। पुलिस की जांच जब शुरू हुई उस समय पे बिल्किस के परिवार के, उनके परिवार के सदस्यों के, लोगों के 7 शव यहाँ पे मिल चुके थे। तो अब जब 7 शव यहाँ पे केसरपुर एक गांव था, वहाँ से मिले थे, केसरपुर गांव के जंगलों से। यहाँ पे जब ये 7 शव मिले बिल्किस के परिवार के लोगों के, इसके बाद जांच पुलिस की और आगे बढ़ी। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, कुछ महीने यहाँ से बीते और 6 नवंबर 2002 को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट ए पेश की कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने पुलिस ने उस रिपोर्ट में ये लिखा था, ये बताया था कि मामला जो है, जो बिल्किस ने बताया, ये सच है, इस तरह की चीज़ हुई है उनके साथ में, लेकिन यहाँ पे आरोपियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और इसके बाद पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एक तरह से देते हुए मामले को बंद करने का यहाँ पे कोर्ट से अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट जो थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को अभी स्वीकार नहीं करेंगे, अभी आपको और इन्वेस्टिगेशन इस पर करनी चाहिए, जांच करने का आदेश दिया बेसिकली। इसके बाद क्या हुआ कि 3 महीने और बीत जाते हैं, पुलिस ने और अपनी जांच की, देखा मामले को, लेकिन इसके बाद फरवरी 2003 आती है, अगला साल आ गया, 2003 आ चुका था, पिछले साल ये हुआ था, 1 साल अभी तक बीत चुका है। फरवरी 2003 आया और फरवरी 2003 में लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन जो था, वहाँ के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने इस मामले को बंद करने के लिए अपनी क्लोजर रिपोर्ट एक बार फिर से, जो रिपोर्ट ए थी, वो कोर्ट के सामने पेश की और इस बार कोर्ट ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे स्वीकार कर लिया। जब इस रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार किया, मजिस्ट्रेट ने इस पे हामी भरी, तो यहाँ पे अब अप्रैल 2003 में, अगले ही महीने, मतलब 1 महीने के बाद ही, जो बिल्किस बानो थी, उनको ये समझ में आया कि उनके साथ में अब ये इंसाफ तो नहीं है, जो कि क्लोजर रिपोर्ट है उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बिल्किस बानो ने अप्रैल 2003 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ये रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, कि जो रिपोर्ट ए है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट ने इसको स्वीकार कर लिया है, ये मजिस्ट्रेट का जो आदेश है इसको आप रद्द करिए। और यहाँ पे वो गुजरात पुलिस से इसकी जांच कराना नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि CBI यहाँ पे आए सामने और CBI इस मामले की पूरी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील गई बिल्किस बानो की। यहाँ से 8 महीने और बीत जाते हैं, 8 महीने तक उन्हें और इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद 6 दिसंबर 2003, जब ये साल भी बीतने को था, 6 दिसंबर 2003 आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जांच थी, जो करानी थी जो जांच, उसके लिए CBI को नियुक्त किया। CBI को यहाँ पे जांच सौंपने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद CBI के जो उस समय के DSP थे KN सिन्हा ने यहाँ पे गुजरात पुलिस से इस पूरे मामले को टेक ओवर किया। उन्होंने अपने हाथ में इसकी कमान जो थी वो ली। CBI के पास ये मामला आया और CBI ने ये देखा शुरुआत में ही, जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले की, वो यहाँ पे की ही नहीं गई थी लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन के द्वारा। गुजरात पुलिस ने यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ढंग से की नहीं थी। CBI ने इसके बाद ये भी देखा कि, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी आगे बताया था, कि आरोपियों को बचाने के लिए, जो भी हमलावर थे, उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे जो पोस्टमार्टम हुआ बॉडीज़ का, वो भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उसकी रिपोर्ट भी ठीक तरह से नहीं दी गई थी। CBI के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जब उन्होंने छानबीन करना शुरू की, तो वो यहाँ पे जो बिल्किस बानो के परिवार के सदस्य थे, जिनको मार दिया गया था, जो 7 लोग थे, उनकी जहाँ उनको दफनाया गया था, वो उस जगह पे गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जब उन शवों को देखा, उन शवों को निकाला वापस, तब उसमें ये पता चला कि सिर्फ 109 वहाँ पे हड्डियाँ मिली थी, एक भी शव का वहाँ पे सिर नहीं था, जो हेड था वो था ही नहीं। करीबन 7 ऐसे शव थे जिनकी खोपड़ी, जो सिर था, वो था ही नहीं वहाँ पे। CBI के मुताबिक ये बताया गया कि पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे जो सिर थे,
डेड बॉडीज़ के, उनको काट दिया गया था। क्यों काट दिया गया था? क्योंकि शवों की पहचान नहीं की जा सके। सीबीआई ने इसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उन्होंने और ठोस तरीके से इसकी जांच की और इसके बाद में 19 अप्रैल 2004 आ जाता है। सीबीआई ने अपना जो सीजेएम अहमदाबाद थे उनके सामने अपनी जो चार्जशीट थी वो पेश की, जिसमें चार्जशीट उन्होंने दायर की थी 20 लोगों के खिलाफ। 20 ऐसे आरोपी थे जिनके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट अपनी सीबीआई ने दायर की और इन 20 लोगों के अंदर 6 पुलिसकर्मी भी थे, 6 पुलिस वाले थे और 2 डॉक्टर्स भी शामिल थे। डॉक्टर्स को यहाँ पे क्यों लिया गया था? क्योंकि टैम्परिंग ऑफ एविडेंस का इनके ऊपर केस लगाया गया था कि इन्होंने जो एविडेंस है, बेसिकली जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि हाल के हाल होना चाहिए था उसी दिन जिस दिन बिल्किस बानो ने अपनी जो शिकायत है वो पुलिस के पास वो लेकर गई थी, उसी दिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए था उसको कुछ दिन तक डिले किया गया। कुछ दिन डिले होने की वजह से और ये पर्पजली किया गया, ये बताया गया सीबीआई के द्वारा कि ये जानबूझकर किया गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो डिले होगा तो यहाँ पे जो क्रूशियल और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेज हैं, जो सबूत हैं, वो यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। आरोपियों को बचाने के लिए एक तरह से ये किया गया। ये चीज़ यहाँ पे सामने आई और शामिल यहाँ पे डॉक्टरों को भी किया गया इस चार्जशीट के अंदर। 2 डॉक्टर थे, 6 पुलिसकर्मी थे। इसके बाद 2004 आता है। 2004 जो अगस्त का महीना था, जब ये इंक्वायरी शुरू की हुई थी अच्छे तरीके से, जब इसमें चार्जशीट अपनी 20 लोगों के खिलाफ दायर कर दी थी सीबीआई ने, इसके 1 महीने के अंदर ही सारे आरोपियों को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेश भी किया गया। लेकिन इस समय के बीच में कई ऐसे जो आरोपी थे उनकी तरफ से बताया गया कि बिल्किस बानो को डेथ थ्रेट्स दिए गए, जान से मारने की धमकियां उनको, उनके परिवार को दी गई। और जब ये थ्रेट आ रहे थे तो इसके बाद बिल्किस बानो ने यहाँ पे फिर से अपना कदम उठाया और वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्किस ने जाके ये कहा कि उनको जो डेथ के थ्रेट आ रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सुनवाई है वो ना की जाए। गुजरात के अंदर ये सुनवाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया और अपना फैसला दिया कि गुजरात से, कोर्ट ऑफ गुजरात से लेके यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस केस को, बिल्किस बानो केस को महाराष्ट्र शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की अदालत में इस केस को शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे कि एक फेयर और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके लिए ये शिफ्ट हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जब ये केस महाराष्ट्र पहुँचा तो यहाँ से एक लंबा समय जो था इस केस का वो बीत गया। करीबन 4 साल जो थे वो बीत जाते हैं। अदालत में ये केस जो था वो चल रहा था लगातार और इसके बाद 4 साल बीतने के बाद जनवरी का महीना था, 21 तारीख, और 2008 आ जाता है। 2008 में ग्रेटर मुंबई के एक स्पेशल जज ने, अदालत के एक स्पेशल जज ने यहाँ पे अपना फैसला सुनाया और फाइनली इसके बाद बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 ऐसे लोग थे, ऐसे आरोपी थे जिनको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे सज़ा सुना दी गई। 7 जो और लोग थे उनको बरी कर दिया गया। 2 की इस बीच में इतने, क्योंकि 4 साल और बीत गए थे तो 2 ऐसे आरोपी भी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो मर चुके थे। तो उनकी वजह से यहाँ पे इस केस को, उनके ऊपर जो केस था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 11 ऐसे लोग थे जो आरोपी थे जिनको आजीवन कारावास हुआ। 7 लोगों को यहाँ पे बरी कर दिया गया। अब जब ये चीज़ हुई तो यहाँ से आरोपियों ने भी अपनी जो अपील थी वो अदालत में डाली और इसके बाद आरोपियों के साथ साथ, दोषियों के साथ साथ जो सीबीआई थी, सीबीआई ने भी यहाँ पे अपील दायर की अपनी कोर्ट में। सीबीआई ने ये कहा कि ये जो 3 आरोपी हैं, इसमें से जो मुख्य आरोपी, जो 3 मेन हैं, उनकी सज़ा को, जो उनका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, उसको बढ़ाकर यहाँ पे मौत की सज़ा में तब्दील कर दिया जाए। और इसके बाद सीबीआई ने आईपीसी की धारा 201, 217 और 218 के तहत यहाँ पे जो बाकी जो अन्य लोग थे, जो 7-8 अन्य जो बाकी लोग थे जिनको रिहा कर दिया गया था, उनको बरी करने की जो आदेश था कोर्ट का, उसको भी यहाँ पे, उसके खिलाफ यहाँ पे अपील डाल दी थी कि इनको बरी नहीं किया जाना चाहिए। ये सब एक बार फिर से शुरू हो चुका था। ये केस अभी रुकने वाला नहीं था। ऐसा लगा था कि ये केस रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीबीआई ने भी अपना एक अच्छा कदम उठाया। दोषियों ने जो अपील डाली थी उसके खिलाफ सीबीआई ने भी यहाँ पे कोर्ट में अपील डाल दी। इसके बाद ये 2009 यहाँ से शुरू हो जाता है करीबन, और यहाँ से अब 6 साल और बीत जाते हैं इस केस में। कोई हियरिंग जो थी वो बहुत ही सुस्त तरीके से, जो भी हियरिंग्स थी, सुनवाई थी, वो सुस्त तरीके से चलती रहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके बाद इस केस को सुनना शुरू किया, इस केस की सुनवाई शुरू की 2016 में। 2016 में एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की। ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा थी उसको उन्होंने बरकरार रखा। जो सीबीआई का फैसला था, जो सीबीआई ने जो अपील डाली थी कि उनकी जो सज़ा है उसको मौत की सज़ा में तब्दील कर दिया जाए, उसको खारिज कर दिया। यहाँ पे उनकी सज़ा आजीवन कारावासी 11 लोगों की बरकरार रखी और सज़ा बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो बाकी जो 7 लोग थे उनमें जो 5 पुलिस वाले थे, 2 डॉक्टर शामिल थे, इन सभी को यहाँ पे बरी कर दिया जाता है। इन लोगों को यहाँ पे बरी कर दिया गया। इसके बाद में
और 3 साल यहाँ से बीत जाते हैं। 3 साल और बीते और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और फैसला इस केस में सुनाया। 23 अप्रैल 2019 को, 2019 आ चुका था ये 2002 से चलते चलते, बीच में सज़ा हो गई। सज़ा के बाद ये लोग जेल में थे जो दोषी थे। लेकिन इसके बाद जो बिल्किस बानो को जो इंसाफ जिसकी गुहार उन्होंने की थी 2017 में, उसके पहले भी उन्होंने कोर्ट में अपने जो और उनकी जो मांग थी वो दिखाई थी, जो बताई थी कोर्ट को, उसके लिए यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उस पर अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पे राज्य सरकार जो है वो 50 लाख रुपए का भुगतान करे। और इसके बाद में साथ में जो उन्होंने 2017 में अपनी जो याचिका में उन्होंने लिखा हुआ था कि उनको उनकी पसंद की जगह पे नौकरी दी जाए, साथ ही साथ में वहाँ पे सरकारी आवास भी प्रदान किया जाए, रहने की जगह भी दी जाए, इसका भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली निर्देश दिया राज्य सरकार को। यहाँ से होता क्या है कि दोषी जो थे वो सारे जेल में थे, सज़ा काट रहे थे। लेकिन इसके बाद 2022 आता है और 2022 में यहाँ पे एक जो उसमें से जो दोषी थे बिल्किस बानो गैंगरेप केस में, राधेश्याम शाह ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट को प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाली कि उनका प्री मैच्योर रिलीज़ कर दिया जाए, उनको समय से पहले छोड़ दिया जाए, क्योंकि 1992 की जो पॉलिसी है, जो रीएमिशन पॉलिसी है, उसके तहत यहाँ पे उन्होंने अपने जो दोषी हैं, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं अपने 14 साल जेल के अंदर, तो उन्हें प्री मैच्योर रिलीज़ दिया जा सकता है। इस तरह की एक जो रीएमिशन पॉलिसी है, उसके तहत यहाँ पे उनको छोड़ दिया जाए स्टेट की, गुजरात की। अब यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील गई तो मई 2002 को, 13 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी थे, जस्टिस विक्रम नाथ थे, उन्होंने गुजरात सरकार को ये कहा कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और कंसीडर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो एक कन्विक्ट है राधेश्याम शाह, जिन्होंने जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दी है यहाँ पे प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए, समय से पहले रिलीज़ के लिए, आप इस पे 2 महीने के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ आप यहाँ पे 1992 के रीएमिशन पॉलिसी जो है उसके तहत यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इस पे अपना डिसीजन बता सकते हैं। 15 अगस्त 2022 का दिन था। 15 अगस्त 2022 को जो गुजरात सरकार थी उसने इसको कंसीडर किया। इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे जो 11 अपराधी थे, जो 11 जो आरोपी थे, उन्हें यहाँ से गोधरा जेल से रिलीज़ कर दिया, उनको यहाँ से बरी कर दिया जाता है। इसके बाद अब हुआ क्या, क्योंकि 2022 में ही जब इन 11 आरोपियों को जो गोधरा जेल में थे, जो अपनी सज़ा काट रहे थे, सडनली उनको जब रिहा कर दिया जाता है रीमिशन पॉलिसी 1992 के तहत गुजरात सरकार की, तो यहाँ पे जिसमें राधेश्याम शाह भी इंक्लूड थे, जिनको रिहा किया गया था, जिन्होंने अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद अब जब ये लोग गुजरात की जेल से बाहर आते हैं, जो उनके बाकी लोकल लीडर्स थे वहाँ के, उन्होंने इन लोगों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत भी किया। इस तरह के फ़ोटोज़ सामने आए, वीडियोज़ सामने आए। और इसके बाद जो वहाँ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे गुजरात के, राजकुमार, तो उन्होंने ये बताया कि रीएमिशन जो एप्लीकेशन थी उसको इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि एक तो इन लोगों ने अपनी 14 साल की जो सज़ा है उसको कंप्लीट कर लिया है जेल में। इसके साथ ही उनके जो व्यवहार था उसको भी देखा गया है, यहाँ पे उनकी एज को, उनकी उम्र को देखा गया है, नेचर ऑफ क्राइम को देखा गया है। नेचर ऑफ क्राइम काफ़ी बड़ा था, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पे सामने आया था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं, इसके चलते उन लोगों को जेल से अब रिहा किया गया है। ये सब चीज़ें जैसे सामने आई तो ये मामला एक बार फिर से इसने तूल पकड़ ली। पूरे देश भर में इसकी फिर से चर्चा होने लगी। बिल्किस बानो ने भी एक बार फिर से अपना स्टैंड लिया। इसके बाद हुआ क्या था, जब ये लोग जेल से निकले बाहर तो बताते हैं कि बिल्किस बानो, उनके पति और उन्होंने अपने जो उनके बच्चे थे उनके साथ में वो अपने जहाँ पे रह रही थी वो वहाँ से भाग गई। फिर से उनको अलग-अलग जगह भागना पड़ा, अलग-अलग जगह छुपना पड़ा, क्योंकि उनको उनकी जान का खतरा था, बच्चों की जान का खतरा था, कुछ भी उनके साथ किया जा सकता था। तो इस तरह की चीज़ें उनके सामने थी। 2022 से ये लोग अलग-अलग जगह भागते रहे, छुपते रहे और इसके बाद सितंबर 2022 में बिल्किस बानो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी, अपने लिए खड़ी हुई। वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची और उन्होंने एक रिट पिटीशन वहाँ पे फाइल की। रिट पिटीशन दायर की और इसके साथ ही उन्होंने चैलेंज किया इस जो डिसीजन था प्री मैच्योर रिलीज़ का इन 11 आरोपियों की, उसको यहाँ पे उन्होंने चैलेंज कर दिया कि ये नहीं किया जाना चाहिए, इसको एक बार दोबारा आप इसको जांच करें, इसके ऊपर फिर से एक बार निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे अपना एक बार फिर से इसकी सुनवाई करना शुरू की। सुनवाई जब हुई, जब इसकी जाँच की गई फिर से, तब यहाँ पे 8 जनवरी 2024 हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस मामले में जो 11 आरोपी थे उनको एक बार फिर से जो उनकी रिहाई, जो गुजरात सरकार ने जो फैसला दिया था कि इनकी रिहाई कर दी गई है 1992 रीमिशन पॉलिसी के थ्रू,
यहाँ पे गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस फैसले को रद्द किया। अदालत ने ये भी कहा कि 2 हफ्तों के अंदर इन सारे दोषियों को इनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ये आत्मसमर्पण करें, इसका आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोषियों की जो सज़ा है, जो उसकी माफ़ी का जो फैसला है, उनको जो सज़ा मिली है, इसका फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती। ये जो मामला था ये महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है। जो सुनवाई जो थी वो महाराष्ट्र की अदालत में चली थी पूरी। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र पहले ही कर दिया गया था गुजरात से महाराष्ट्र। तो गुजरात सरकार इसमें निर्णय लेने के जो निर्णय है उसको लेने के लिए पूरी तरह से असक्षम है। वो यहाँ पे निर्णय उसका नहीं ले सकते। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का जो फैसला था ये एक तरह से मिसयूज़ ऑफ पावर था, ये शक्ति का दुरुपयोग था। ये भी चीज़ यहाँ पे कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इन सभी आरोपियों को आत्मसमर्पण फिर से करने के लिए, अपनी सज़ा को दोबारा से शुरू उसको करने के लिए यहाँ पे आदेश दिया। बिल्किस बानो को जब ये डिसीजन इसके बारे में पता चला तो करीबन 22 साल यहाँ पे उनकी जो लड़ाई थी, जो चल रही थी अदालत में, एक तरह से उसके लिए उन्होंने कहा कि अब फाइनली उनको ये लग रहा है कि उनके 22 सालों से उनके जो ऊपर एक तरह से चट्टान की तरह एक पत्थर जो रखा हुआ था, एक दुख का जो पत्थर था, वो अब हटा है। अब वो खुलकर यहाँ पे सांस ले पा रही हैं। और वो यहाँ पे ये कहा उन्होंने कि इसको कहा जाता है जस्टिस। इसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है देश में और वो यहाँ पे जस्टिस कर रही है लोगों के साथ में, उनके जैसी और भी महिलाओं के साथ में। उन्होंने अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे धन्यवाद दिया। और इसी के तहत ये जो मामला था, जो 22 साल से लगातार चल रहा था, जिसको पूरी तरह से बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, उसमें उन्हें इंसाफ मिला। तो दोस्तों, ये था बिल्किस बानो केस। किस तरह से शुरुआत हुई, क्यों हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद में कैसे एक लीगल बैटल लंबी चली, किस तरह से अदालतों में कार्रवाई हुई, क्यों केस ट्रांसफ़र किया गया, कैसे अचानक से रीमिशन पॉलिसी के तहत 1992 गुजरात सरकार की यहाँ पे दोषियों को छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट देते हुए दोबारा से उन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, उसका आदेश दिया है। और बिल्किस बानो ने भी इस पर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, ये बेस्ट डिसीजन है। और इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि ये होती है जस्टिस, ये होता है न्याय। ये आज आपको पूरा केस बता दिया है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कई सारे वीडियोस, कई सारे टॉपिक्स पर हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, सीरीज़ का। कई सारे ऐसे केसेस आप वहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस उनकी देख सकते हैं, इनसाइड स्टोरीज़ आपको पता चलेंगी वहाँ पे। बड़ी रिसर्च के बाद आपके लिए लाया जाता है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टडी IQ के कई सारे बैचेज़ मिल जाते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जाके अपने बैचेज़ देखिए और यहाँ से इस बैच को परचेज़ कीजिए। बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए जो VJ लाइव कोड है, VJ लाइव आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आपको यहाँ पे लगाना है। अपना बड़ा डिस्काउंट पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।